नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक 60 नोट्स से रिवीजन चल रहा है। यहाँ पर सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। है कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है देखिए, जैसे सपोज करिए एक आपके पास क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास एक कोई कंडक्टर है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ए है, लेंथ क्या है, एल है, लेंथ एल है। इसमें मान लीजिए आई एम्पियर की करंट फ्लो होगी, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस जो है वो आर है, ठीक। तो ये लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो आर होता है, देखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एल के होता है, और आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ए के होता है। हम दोनों को कंबाइन करते हैं, देखिए तो आर एल बाई ए हो जाता है, ठीक। इसके बाद जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाते हैं, तो आर इक्वल टू क्या हो जाता है, रो एल बाई ए हो जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये रेजिस्टेंस का नियम होता है। इसमें से अब यहाँ से हम रो की वैल्यू निकालते हैं। देखिए तो रो की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो रो इक्वल टू क्या हो जाता है, आर ए बाई एल हो गया, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसकी यूनिट पूछता है आपसे कि यूनिट क्या होती है रो की, तो यूनिट क्या होती है, देखिए यूनिट क्या है, यहाँ से ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाती है। देखिए सभी डायमेंशन जितने भी आप पढ़ेंगे सभी का डायमेंशन अभी मैं लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में लिखवा दूंगा, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए इसके आगे पढ़ते हैं। और डिपेंडेंसी आप रो देखिए, रो किस पर डिपेंड करता है, रो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑफ रो, रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं रो को। तो किस पर डिपेंड करता है, देखिए नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। किस पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। और देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब कि अगर जैसे कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो होता है क्या होगा, वो बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐसे सेमी कंडक्टर होता है, देखिए सेमी कंडक्टर जो है ये कंडक्टर के लिए है, ठीक है, आप लिख दीजिए यहाँ पर, ये कंडक्टर के लिए है, ठीक है, कंडक्टर के लिए। ऐसे ही देखिए रेजिस्टेंस जो है आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा। किसके लिए घटेगा, ये सेमी कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए, ठीक है, सेमी कंडक्टर के लिए। ऐसे ही देखिए इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर के लिए भी यही सेम होता है। उसमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है उसमें भी। तो सेमी टेम्परेचर बढ़ाने से जो है रेजिस्टेंस जो है ये घटता है, ये भी इंसुलेटर में होता है, ठीक है, इंसुलेटर। इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें। इसके बाद आता है रेजिस्टेंस हो गया, देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद आता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, देखिए कंडक्टेंस जी होता है। जी जो है ये करंट फ्लो का हेल्प करता है। मतलब अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो किसके कारण होता है, कंडक्टेंस के कारण। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का सपोर्ट करता है। तो ये रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है ये क्या करता है, करंट फ्लो का अपोज करता है, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, आर यूनिट जो है इसका यूनिट क्या होती है, महो होती है। ऐसे लिखते हैं हम लोग महो, या इसको सीमेंस बोलते हैं, ठीक है, महो या सीमेंस बोलते हैं। तो यहाँ से अगर आप सिंपली निकालना चाहेंगे, देखिए इसके बाद कंडक्टेंस हो गया। कंडक्टेंस के बाद क्या आता है, देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस आता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, देखिए इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या है, ये सिग्मा इक्वल टू 1/रो होता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है 1/रो होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, देखिए तो यूनिट क्या होती है, ओम। देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, तो ओम मीटर की ये महो मीटर हो जाएगा आपका, जो महो पर मीटर, या तो फिर इसका क्या होता है, सीमेंस पर मीटर होता है। ये आप लोग ध्यान रखिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंस बोलते हैं। इसको आर लिखा नहीं, पता लगा आप लोग महो पर सीमेंस समझ लेंगे, आर सीमेंस होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि यूनिट जो है, तो इसमें क्या है, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, महो होती है या सीमेंस होती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है सिग्मा इक्वल टू 1/रो होता है। इसके बाद बचा आपका क्या, देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, महो पर मीटर होती है या सीमेंस होती है, ठीक है। इतना हम लोग देखते हैं। बाकी हम लोग देखिए, आइए अगले पॉइंट में देखते हैं।
इसमें देखिए गॉस लॉ आता है, ठीक है, गॉस लॉ। देखिए होता क्या है एक्चुअल में गॉस लॉ, बहुत ज़्यादा तो मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम टेकन हो जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो थ्योरी मैं एक पढ़ा दूंगा पूरा। तो जैसे मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस से ये मान लीजिए सरफेस है और इस सरफेस से मान लीजिए इसका किसी एक एरिया से, पार्टिकुलर एरिया है इसका ए है, यहाँ से फ्लक्स जो है वो मान लीजिए आपका फाई जा रहा है। इसका चार्ज कितना है देखिए, क्यू है, और चार्ज क्यू है तो इसमें से जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो फ्लक्स जो है, फ्लक्स मान लीजिए फाई है, तो फ्लक्स जो होता है आवेश का 1/ε गुना होता है। तो मतलब कि देखिए जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स मतलब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो 1/ε गुना होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/ε, बस एप्सिलॉन करिए, एप्सिलॉन इंटू क्यू हो जाएगा। ये आपका गॉस लॉ होता है, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। इसमें देखिए कई वेक्टर फॉर्म में होते हैं तो इसको ईडीएस होता है। देखिए जैसे आप अगर इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो किसी भी क्लोज सरफेस, ये क्या है, क्लोज सरफेस है, ईडीएस होता है, ई डी एस इक्वल टू आपका क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक। इसको और भी आप डिराइव करके लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, डी डी एस लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिए डी डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू हो जाता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम लोग इसमें देखते हैं, अगर आप इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो डिफरेंशियल फॉर्म में देखिए क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म में इसको हम लोग डाइवर्जेंस लिखते हैं, इसे डेल्टा जो है डाइवर्जेंस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रो हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे डायरेक्टली फार्मूला पूछ लेता है कभी कभी, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ केबल। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल के लिए देखिए, इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला आप लोग ध्यान रखिए कि जो आर होता है, देखिए आर इंसुलेशन, अच्छा आर इंसुलेशन जो है, आर इंसुलेशन देखिए क्या होता है, 2.303 रो लॉग d2/d1 अपान में 2πl होता है, ठीक है। d1/d2 क्या होता है, इंटरनल रेडियस होता है और एक्सटर्नल रेडियस होता है। इसमें देखिए क्या है, जैसे मैं देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बस बता रहा हूँ, बाकी आप लोग अगर कहेंगे तो थ्योरी, अगर आप लोग को थ्योरी चाहिए तो कंप्लीट बताइएगा, मैं पीडीएफ से पढ़ा दूंगा, या लिखवाने में यार टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो और डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, शायद हो सकता है इन फ्यूचर डिजिटल बोर्ड भी आ जाए, ठीक है। देखिए हम लोग इसको फॉर्मूला लिखते हैं, 2.303 रो लॉग d2/d1 डिवाइडेड बाई पूरा के कितना हो जाता है, 2πl। देखिए इसमें मेन हमारा बताने का मतलब ये है कि जो केबल होता है, केबल में इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, आर इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के होता है। लेकिन जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है, कोर कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहाँ पर जो है लेंथ के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देखिए यहाँ पर। लेकिन इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इससे न्यूमेरिकल आता है कभी कभी, तो आप लोग इसको देखिए, ये आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू L2/L1 हो जाएगा। इससे आप लोग, जिससे दोनों केबल का लेंथ दे देगा आपको, केबल का लेंथ दे देगा और उसके बाद एक केबल का रेजिस्टेंस दे देगा, दूसरे केबल का रेजिस्टेंस पूछ लेगा, या तो फिर दोनों केबल का रेजिस्टेंस दे देगा, आपसे लेंथ पूछ लेगा, कि आप लोग इसको फार्मूला को ध्यान रखिएगा। कनेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सबसे पहले क्या है, सीरीज में। देखिए सीरीज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस है, मान लीजिए सपोज करिए 3 रेजिस्टेंस है, ये आपका R1 है, R2 है, R3 है, इसमें करंट जो है आई फ्लो हो रही है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, देखिए सीरीज में डायरेक्टली रेजिस्टेंस जो है वो ऐड हो जाता है, तो आर टोटल इक्वल टू आर टी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, देखिए करंट जो होता है, करंट जो होता है वो इक्वल होता है, इक्वल होता है, वोल्टेज जो होता है क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। इतना आप लोग सीरीज में याद रखिएगा। बाकी देखिए और एक है, जैसे मान लीजिए अगर सीरीज में अगर यन इक्वल रेजिस्टेंस, ठीक है, यन इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, तो आर जो है टोटल देखिए कितना हो जाएगा,
आर टोटल हो जाएगा एन इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि अगर यन इक्वल रेजिस्टेंस है, यन समान रेजिस्टेंस है, मान लीजिए आर ओम के यन रेजिस्टेंस है और सभी का जो वैल्यू है वो आर है, तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना, अगर सीरीज में हम कनेक्ट कर देते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यन इंटू आर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिए कितना। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीन शॉट लेना हो तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, आइए हम लोग पैरेलल कनेक्शन देखते हैं। देखिए, सीरीज कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन क्या, देखिए हम लोग यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस है, ये R1 है आपका, ये R2 है और ये R3 ऐसे कनेक्टेड रहेंगे, मान लीजिए डैश डैश ऐसे जितने भी, और इनके बीच का वोल्टेज कितना है, V है। ठीक है, सब में करंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3, यहाँ टोटल वोल्टेज V है। ठीक है, तो इसमें देखिए पैरेलल कनेक्शन होता क्या है। पैरेलल कनेक्शन पहला पॉइंट क्या है, देखिए वोल्टेज जो होता है, देखिए वोल्टेज क्या होगा, इक्वल होगा ईच रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या आएगा, सभी रेजिस्टेंस के लिए इक्वल होगा। करंट क्या है, देखिए करंट जो है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ठीक है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस जो है आर टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए टोटल रेजिस्टेंस जो है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और जितने रेजिस्टेंस जुड़े रहेंगे सबका ऐसे ही एडिशन हो जाएगा, 1/R1 1/R2 1/R3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए अगर एन इक्वल रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर ओम के, मान लीजिए आर ओम के एन इक्वल रेजिस्टेंस है, आर ओम के, मान लीजिए आर ओम के एन रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तब देखिए क्या होगा, तो आर टोटल जो है वो हो जाएगा आपका कैपिटल R/N हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 1/R/N हो जाता है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि, और इसमें देखिए एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल आपसे पूछता है कि यन इक्वल रेजिस्टेंस के, अगर जैसे मान लीजिए, एक मिनट में लिख दे रहा हूँ उसको, आप फिर उसका बताता हूँ आपको। देखिए इसमें ये है, देखिए जैसे आर कैपेसिटी, देखिए आर कैपेसिटी के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं या फिर ऐसे ही देखिए सिंपल। तो आर कैपेसिटी के यन रेजिस्टेंस पहले क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तब इक्विवेलेंट जो है, तब इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, आर इक्विवेलेंट जो है RS हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, देखिए फिर इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, फिर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तब उसमें आर इक्विवेलेंट जो है टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, RP हो जाता है। तो RP और RS में रिलेशन क्या होता है, तो इसे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। तो RP RS अपन आर सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाई आर पैरेलल जो रेजिस्टेंस है वो एन स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यही से देखिए यहाँ से जो सीरीज में होता है और पैरेलल में, तो इसी को दोनों को डिवाइड कर दिए। देखिए आर एस जो होता है डिवाइड बाई आर पी जो है, ये क्या हो जाता है, देखिए आर सीरीज में जो होता है एन इंटू आर होता है, और आर पैरेलल जो होता है R/N होता है। देखिए आर से आर कट जाएगा तो ये आपका एन स्क्वायर हो जाता है, ये यहीं से आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल देखते हैं। वोल्टेज डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल कहाँ लगाएंगे भैया, तो वोल्टेज डिवीजन रूल जो होता है उसको हम लोग सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल मत लगा दीजिएगा। ठीक है, सीरीज में लगाते हैं हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल। यहाँ से देखिए हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ से आप वोल्टेज दे दिए, ये भी सप्लाई जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ये इस पर कितना वोल्टेज है, देखिए यहाँ पर वोल्टेज, इस पर रेजिस्टेंस जो है R1, ये R2 और ये R3 है। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, V1 हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप V2 हो रहा है, और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप V3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ वोल्टेज V1, और इसमें टोटल करंट कितना करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। अब यहाँ पर हम देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाने के लिए आप लोग जानते हैं, देखिए देखिए हम इस पर पहले में वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर हम वोल्टेज डिवीजन रूल का मतलब होता है कि R1 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, R2 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, R3 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये हम निकालते हैं। तो ये हम सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि पैरेलल देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज होता है वो समान होता है। तो यहाँ पर देखिए हम V1 पे वोल्टेज निकालते हैं, पहले देखिए V1 पर वोल्टेज निकालते हैं। यहाँ पर देखिए तो V1 के वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो टोटल वोल्टेज होता है, टोटल वोल्टेज
डिवाइड बाई ये इस पर जिस पर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है उस पर हम क्या करते हैं उसका रेजिस्टेंस को लेंगे। तो टोटल वोल्टेज वी हो गया आपका, टोटल वोल्टेज कितना है देखिए वी है, ठीक है। इसके बाद इसके V1 पर हम निकाल रहे हैं तो V1 का रेजिस्टेंस देखिए, V1 का रेजिस्टेंस कितना है देखिए R1 डिवाइडेड बाई क्या है देखिए टोटल रेजिस्टेंस कर दीजिए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए V2 आप निकालेंगे, V2 मतलब R2 पर वोल्टेज ड्रॉप, R2 वोल्टेज ड्रॉप देखिए कितना है V2 है, ठीक है। तो V2 निकालने के लिए क्या करेंगे आप टोटल वोल्टेज V, और इसके बाद जो है देखिए कितना R2 पर वोल्टेज ड्रॉप V2 है तो R2 लिखेंगे इंटू R2 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा ना। ऐसे V3 निकालेंगे तो V3 निकल जाएगा, तो ये वोल्टेज डिवीजन रूल हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए ऐसे R3 निकालेंगे तो R3 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। इसके बाद देखिए करंट डिवीजन रूल आता है, करंट डिवीजन रूल, ठीक है, डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल कहाँ लगाएंगे आप पैरेलल लगाएंगे, क्योंकि सीरीज में देखिए करंट डिवीजन रूल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि करंट तो सीरीज में सेम रहती है। देखिए जितना आई करंट इसमें फ्लो रही है इस R1 में भी आई करंट R2 में फ्लो रही है, आई करंट R3 में भी फ्लो रही है। तो करंट डिवीजन रूल जो है सीरीज सर्किट हम नहीं लगाते हैं, करंट डिवीजन रूल हम लोग पैरेलल सर्किट में लगाते हैं। तो देखिए सिंपल देख लीजिए कि एक पैरेलल सर्किट बनाते हैं, देखिए सॉरी पैरेलल सर्किट। यहाँ से वोल्टेज हम लोग जो है वो भी दे रहे हैं, भी वोल्टेज दे रहे हैं, प्लस माइनस कर दीजिए। ये R1 R2 रेजिस्टेंस R3 रेजिस्टेंस, इसमें करंट कितना I1, इसमें I2, ये वाले थर्ड ब्रांच में I3 जा रही है करंट, ठीक है। और टोटल करंट कितना है ये I फ्लो हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए I करंट जो टोटल करंट है और इसमें ब्रांच में देखिए रेजिस्टेंस, ठीक है, इस वाले ब्रांच में। तो हम क्या करेंगे देखिए इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। देखिए I1 करंट हम फ्लो करा रहे हैं, तो I1 हमको निकालना है पहले वाले R1 ब्रांच में। देखिए तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए R इक्विवेलेंट चाहिए। तो R इक्विवेलेंट जो है R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे आप, देखिए R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, तीन का इक्विवेलेंट आप जानते हो निकालना। तो R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आपका। इसके बाद देखिए आप करंट निकाल लीजिए। आप I1 आपको करंट निकालना है, पहले देखिए R1 ब्रांच में करंट निकालना है आपको। तो R1 ब्रांच में करंट निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए आप R1 ब्रांच में कितना करंट जा रही है I1 करंट जा रही है। तो I1 करंट जा रही है तो आपको निकालना क्या है देखिए जिस ब्रांच में हम निकालते हैं उसको छोड़कर बाकी अदर वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस लेते हैं। तो जैसे देखिए हम I1 में निकाल रहे हैं करंट, ठीक है, I1 में करंट निकालना है तो I1 में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे उसमें पहले रेजिस्टेंस को। तो हम क्या करेंगे देखिए I2 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये I1 निकालना है देखिए इसको वाले छोड़ देंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको छोड़िए। देखिए यहाँ से हम जब इसको रखेंगे देखिए तो यहाँ से R1 ऐसे देखिए R इक्विवेलेंट जो होता है R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R1, ठीक है, R1 इंटू टोटल करंट I। यहाँ से देखिए टोटल करंट कितना जा रही है, यहाँ से टोटल करंट कितना जा रही है I करंट जा रही है। तो I डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट बटे में R1। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, देखिए सॉल्व करेंगे तो आप सिंपल एकदम आ जाएगा। देखिए ऊपर से पूरा कट जाएगा, नीचे वाला बचेगा। देखिए तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा आपका R इक्विवेलेंट कितना है R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई देखिए R1 इंटू R1 R2 प्लस R2 R3 और R2 R3 प्लस R3 R1 हो गया। R1 से R1 कट जाएगा। देखिए तो इसमें I जो है देखिए I1 की वैल्यू कितना आ जाएगी देखिए आपका टोटल करंट I इन ब्रैकेट R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 और R1, ये आ गया। देखिए तो इसका मतलब ये है देखिए जैसे हम जिस ब्रांच के में करंट निकालते हैं उस वाले रेजिस्टेंस का ऊपर में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बाकी अदर का कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से R1 की वैल्यू जो है ये आ जाएगी। यहाँ से देखिए इस वाले ब्रांच में हम देखिए करंट निकालें, पहले इस वाले ब्रांच में करंट निकालना है तो इस वाले रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ऊपर। देखिए तो इस वाले ब्रांच का नहीं हुआ तो R2 और R3 मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए R2 R3 मल्टीप्लाई हुआ है, बटे में नीचे जो रहता है वो रहेगा ही, सिंपल। ऐसे I2 देखिए निकालेंगे
तो I2 निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए, टोटल करंट I बटे में देखिए I2 निकालना है तो I2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, R1 R3 कर देंगे मल्टीप्लाई, R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 R2 R3 R3 R1, R1 R2 प्लस R2 R3 और प्लस R3 R1। ठीक है, ये हो गया आपका। ऐसे ही I3 निकालेंगे तो I3 निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है देखिए। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद देखिए एक क्यूब आता है, देखिए क्यूब का आप डायरेक्टली इसको याद रखिए कि जो क्यूब होता है, क्यूब के लिए क्या है, क्यूब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो R इक्वल टू क्या हो जाता है, R इक्वल टू 5/6 R होता है। R की वैल्यू जो दिया रहेगा, मतलब जितना उसके डायगोनल पे जो है भुजा पर जो रेजिस्टेंस रहेंगे, जितने जितने रेजिस्टेंस रहेगा 5/6 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, R/6 होता है। कन्वर्जन आता है, देखिए कन्वर्जन में स्टार डेल्टा कन्वर्जन, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए उसको देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए देखिए इसका। देखिए हम लोग यहाँ पर स्टार डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा स्टार से डेल्टा में और डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन देखते हैं। तो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये आपका स्टार कनेक्शन है, ये आपका स्टार कनेक्शन है। देखिए स्टार को हम लोग पहले डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, हम इसको इसी को स्टार में आप एज्यूम कर लीजिए, सपोज करिए कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसको मिला दीजिए आप ऐसे, और इसको भी आपस में से मिला दिए। देखिए ये आउटर वाला जो है वो डेल्टा बन गया। ठीक है, आप बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो है ये RAB है, RAB है, और ये RBC है, और ये RCA है। ठीक है, तो इसमें हम देखिए अब है क्या, देखिए RAB हमको निकालना है, ये वाला भुजा निकालना है RAB। देखिए ये वाला भुजा निकालना है RAB, ये वाला है ना। तो RAB ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए RA से देखिए कनेक्टेड है, ये वाला RAB किससे किससे कनेक्टेड है, RA से कनेक्टेड है और RB से कनेक्टेड है। ठीक है, RA और RB से कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे RA को और RB को लिखेंगे ओनली। देखिए RAB। ठीक है, RAB ये वाला भुजा जो है, देखिए ये वाला भुजा, इसको हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ से देखिए किससे किससे कनेक्टेड है, RA से कनेक्टेड है, RB से कनेक्टेड है, तो इन दोनों को हम लिख लेंगे RA प्लस RB। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लस अब कौन कौन भुजा नहीं कनेक्टेड है इससे, देखिए तो जो भुजा नहीं कनेक्टेड है, देखिए RAB से कौन नहीं कनेक्टेड है, देखिए AB कनेक्टेड है, C वाला जो नहीं कनेक्टेड है C से डिवाइड कर दीजिए। देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए C वाले से जो है हम डिवाइड कर देते हैं इसमें। तो RB RC RA RB, RA और RB का मल्टीप्लाई कर दीजिए और C वाले से RC से डिवाइड कर दीजिए। देखिए बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए जो भुजा हम लिख रहे हैं, देखिए ये वाला RAB लिख रहे हैं, तो RA RB कर दीजिए, RA प्लस RB प्लस RA इंटू RB डिवाइड बाई जो भुजा इसे कनेक्टेड नहीं है उसे डिवाइड कर दीजिए। देखिए तो RC कनेक्टेड नहीं है उसे डिवाइड कर दीजिए। ऐसे देखिए RBC लिखेंगे, तो RBC निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए RB वाला भुजा देखिए इसे कनेक्ट, इस वाले से कौन कनेक्टेड है, देखिए RBC ये है, तो इस वाले से कौन कनेक्टेड है, RB कनेक्टेड है, RC कनेक्टेड है, तो इसको लिखेंगे क्या RB प्लस RC और प्लस RB इंटू RC डिवाइड बाई कौन कनेक्टेड नहीं है, देखिए RBC से कौन नहीं कनेक्टेड है, RA जो है देखिए कनेक्टेड नहीं है, तो RA से डिवाइड कर दीजिए, इसमें RA से डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये आपका सिंपल हो गया। इसके बाद देखिए ऐसे RAC जो निकालते हैं, देखिए ये वाला भुजा, ये भुजा हो गया, देखिए ये भुजा हो गया। अब बचा कौन सा, देखिए ये वाला भुजा बचा आपका RCA, मतलब ये वाला भुजा जो है आपका बचा, इसको आप लिख दीजिए। देखिए R जो है RCA देखिए RCA, देखिए ये वाला भुजा हम निकाल रहे हैं। देखिए ये किससे किससे कनेक्टेड है, इस वाले से और इस वाले से कनेक्टेड है, मतलब RA से कनेक्टेड है, RC से कनेक्टेड है, RB से नहीं कनेक्टेड है, तो R क्या लिखेंगे, देखिए RA प्लस RC प्लस RA RC डिवाइडेड बाई कौन सा नहीं कनेक्टेड है, देखिए RB जो है नहीं कनेक्टेड है, तो RB डिवाइड बाई RB। देखिए ये आपका देखिए स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन हो गया। अगर ये देखिए स्टार से अगर डेल्टा में, ठीक है, अगर ये सभी रजिस्टेंस समान समान रहते हैं, ये भी मान लीजिए R का है, ये भी R है, ये भी R है, मतलब स्टार में कनेक्टेड है, और सभी ऐसे समझिए कि अगर कोई R समान रेजिस्टेंस जो है वो स्टार में कनेक्टेड है, तो उसका इक्विवेलेंट डेल्टा में कितना होगा, तो R जो है वो स्टार में जो है वो डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो 3 इंटू R हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा डेल्टा में। ये से डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर स्टार जो है स्टार में कनेक्टेड है, उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका जो इक्विवेलेंट होगा क्या हो जाएगा, 3 इंटू R हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अब ऐसे डेल्टा में देखिए, डेल्टा में क्या है, डेल्टा में बिल्कुल आसान है। देखिए आप डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए
ये देखिए डेल्टा हो गया आपका। डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये आपका डेल्टा में है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये आर ए, ये आर बी और ये आर सी मान लीजिए, तो यहाँ इसको भी लिख लीजिए। देखिए ये आपका आर ए हो गया, ये आपका आर बी हो गया और ये आपका आर सी हो गया। तो आर ए देखिए पहले हम क्या करते हैं, इस वाले भुजा को निकालते हैं, देखिए इस वाले को आर ए को, ठीक है, आर ए को निकालते हैं। तो आर ए को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आर ए, ठीक है, देखिए आर ए में कौन कौन भुजा कनेक्टेड है, देखिए कौन कौन कनेक्टेड है सबसे पहले, तो आर सी, आर ए सी, आर ए बी, ठीक है, आर सी ए और आर ए बी कनेक्टेड है। देखिए इससे जो है कौन कौन से कनेक्टेड है, आर ए से, तो आर ए से आर सी ए और आर ए बी कनेक्टेड है। इन दोनों क्या करेंगे आप, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो आर ए की जो वैल्यू आती है, देखिए आर ए बी इंटू आर सी ए, ठीक है, आर ए बी इंटू आर सी ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई तीनों का रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दीजिए। तो आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, ये आपका देखिए आर ए की वैल्यू आ गई। क्या करना है, देखिए सिंपल, इसको आप स्टार में करना है। देखिए आर ए की वैल्यू निकालना है, तो आर ए से जो भुजा कनेक्टेड है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाई टोटल जो आपकी भुजा है उससे डिवाइड कर दीजिए। देखिए हम आर ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए सिंपल से कि आर ए आर बी डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। ऐसे आर बी निकालेंगे, देखिए तो आर बी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आर बी जो है ये आपका आर बी है, ठीक है, ये आर बी है, तो आर बी हम क्या करेंगे, देखिए आर बी कौन कौन कनेक्टेड है, आर ए बी आर बी सी कनेक्टेड है, तो आर ए बी आर बी आर, देखिए आर ए बी इंटू आर बी सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, ये आपका आर बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ही आर सी की निकालेंगे, देखिए आर सी की वैल्यू निकालेंगे, तो आर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए तो आर सी कौन सा है, ये देखिए, तो आर बी सी से कनेक्टेड है और आर सी ए से कनेक्टेड है, देखिए तो आर बी सी आप निकाल दीजिए, देखिए सिंपली आर बी सी इंटू आर सी ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर ए आर बी प्लस आर बी सी और प्लस आर सी ए हो जाएगा, ये आपका ये हो गया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें अगर आर इक्वल रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस जो है डेल्टा में कनेक्टेड है, उसको हम स्टार में कनेक्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कितना हो जाएगा, तो आर जो है वो डेल्टा में जो है वो 3 टाइम्स जो है आर स्टार का जो है 1/3 गुना हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अगर स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो इतना हो जाएगा, या तो फिर ऐसे समझिए कि अगर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, आर मान का रेजिस्टेंस है तो R/3 हो जाता है, ठीक है, स्टार में आता है तो इसको ध्यान रखिए इतना। यहाँ पर देखिए हम लोग पावर देखते हैं, देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है, तो पावर इक्वल टू जो होता है, पावर है क्या, देखिए P इक्वल टू W/T होता है, तो यहाँ से VI हो जाएगा, I² R हो जाएगा और V²/R होता है। तो I²R जो होता है सीरीज सर्किट हम लोग लगाते हैं और V²R जो होता है वो वोल्टेज रेटिंग सेम रहती है तब लगाते हैं, तो पैरेलल सर्किट के लिए लगाते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, देखिए वाट होती है या फिर जूल सेकंड होती है, ठीक है। इसके बाद जूल का नियम होता है, देखिए तो H इक्वल टू I²RT होता है, इसकी यूनिट की होती है जूल होती है। एनर्जी आता है, देखिए एनर्जी जो होती है ये VIT होता है, I²RT होता है और V²T/R होता है, जूल होती है यूनिट। 1 किलोवाट आवर में देखिए पूछता है आपसे कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होती है। एक कैलोरी जो होती है, एक कैलोरी में 4.186 जूल होता है और 1 किलो कैलोरी जो होती है, 1 किलो कैलोरी में 860 किलो कैलोरी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है कि 1 किलो कैलोरी जो होता है किसके बराबर होता है, तो 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होता है, 860 किलो कैलोरी के, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1 किलो कैलोरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 किलो कैलोरी को हम लोग बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं, BTU बोलते हैं, ठीक है। 1 kg में 9.8 न्यूटन होता है, 1 ग्राम में 981 डाइन होता है, 1 मीटर में जो होता है 3.28 फुट होता है, ऐसे को हम लोग 3.30 लिख देते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन में जो है 10⁵5 अर्ग डाइन होता है, 1 न्यूटन जो है 10⁵5 डाइन होता है और 1 जूल जो होता है 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। 1 वाट जो है, 1 वाट देखिए 10⁻7 अर्ग पर सेकंड होता है। 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर कितना होता है, 735 वाट होता है और 1 किलो वाट जो होता है, 1 किलो वाट किसके बराबर होता है, तो 1.36 HP के बराबर होता है। इसके बाद देखिए अल्फा टेम्परेचर कॉफिशिएंट आता है, तो RT इक्वल टू R0 1 + अल्फा T होता है। इसके बाद अल्फा की जो है अल्फा इक्वल टू अगर निकालेंगे तो RT - R0 हो जाता है अपन R0 × LT हो जाता है। इसके बाद अगर 2 रेजिस्टेंस के लिए दिया है तो RT इक्वल टू R1 1 + अल्फा T2 - T1 हो जाता है, ठीक है। अल्फा जो है देखिए हमारे सबसे लोएस्ट, मतलब हम चाहते हैं क्या है कि लो वैल्यू हो। जैसे कोई पदार्थ होता है, जैसे टेम्परेचर बदलने पर, जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो अल्फा जो है वो घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो है अल्फा जो होता है ये घटता है। तो मतलब कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो है अल्फा जो है वो सबसे हाईएस्ट होगा,
आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 0 डिग्री पर अल्फ़ा ज़्यादा होगा कि 10 डिग्री पर ज़्यादा होगा, तो 0 डिग्री पर जो है अल्फ़ा ज़्यादा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन जाए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आज हम लोग कैप्टर पढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए हम लोग देखिए कैप्टर पढ़ते हैं। देखिए कैप्टर होता क्या है एक्चुअल में। देखिए एक्चुअल में कैप्टर होता क्या है, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जो मटेरियल होते हैं, डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं, उनके एकरास हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, है ना। उनके एकरास वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो अलग अलग चार्ज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो चार्ज को स्टोर करने की या होल्ड करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो चार्ज होल्डिंग करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करते हैं, एक सेल या बैटरी या फिर मतलब कोई एक डिवाइस बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो चार्ज होल्डिंग करने की क्षमता क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए डिफिनीसन ज़्यादा होगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। आइए देखते हैं। देखिए कैपेसिटर क्या होता है। देखिए तो कैपेसिटर जो है, सबसे पहला पॉइंट इसमें चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज जो स्टोर होल्ड करता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, देखिए तो Q इक्वल टू क्या हो जाता है, C इंटू V हो जाता है। तो इसको हम यहाँ से निकालते हैं तो C इक्वल टू क्या हो जाता है, Q बाई V हो जाता है। ये फार्मूला आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा कि C इक्वल टू Q बाई V होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, देखिए यूनिट जो है, देखिए C की यूनिट क्या होती है, गुलाम होती है, तो गुलाम रख दीजिए। और V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, तो गुलाम पर वोल्ट हो जाएगी। या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए फैरेड बोलते हैं और इसको फैरेड बोलते हैं, ठीक है, फैरेड बोलते हैं। फैरेड क्या है, देखिए लार्ज यूनिट है, बड़ी यूनिट है, ठीक है, बड़ी यूनिट होती है फैरेड, ठीक। अब इसमें देखिए डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटर, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। डिपेंडेंसी कैपेसिटर जो है किस पर डिपेंड करता है, तो C जो है देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के, जो प्लेट का एरिया होता है उस पर। इसके बाद C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन R के, और C जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट या सेपरेशन बिटवीन प्लेट होता है। इन सभी को मिला दीजिए आप, देखिए तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A या एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन R, और जो है डिस्टेंस बिटवीन डेम D होता है, ठीक है। इसको आप ब्रेक कर दीजिए, देखिए तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन R A बाई D होता है। ये डिपेंडेंसी है कैपेसिटर का। एरिया पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, रिलेटिव परमिटिविटी पर डिपेंड करता है, और इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन जो है कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड करता है, कितनी दूरी पर सेपरेशन है उस पर। इसके बाद देखिए डिफरेंट टाइप का कैपेसिटर होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, अगर पार्शियली एयर है तब के लिए कैपेसिटर क्या होता है, देखिए यूनिफॉर्मली अगर मीडियम है तो ये यूनिफॉर्मली मीडियम के लिए हो गया। अगर देखिए पार्शियली एयर, अगर पार्शियली एयर मीडियम है तो उसके लिए कैपेसिटेंस क्या होता है, देखिए तो एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D माइनस T बाई एप्सिलॉन R। ये आपका पार्शियली अगर एयर है तब। अगर पार्शियली देखिए कंपोजिट मीडियम है तब उसके लिए क्या होता है, देखिए कंपोजिट मीडियम के लिए कैपेसिटेंस क्या होता है, तो C इक्वल टू देखिए एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई, देखिए जितना कंपोजिट मीडियम लगाएंगे T1 अपान एप्सिलॉन R1 प्लस T2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपान एप्सिलॉन R3। ये सभी मतलब जितने भी आप मीडियम लगाते जाएंगे कंपोजिट मीडियम, उतने डिवाइड बाई उतना का परमिटिविटी, सबके लिए परमिटिविटी देखिए अलग अलग होती है। तो सबके लिए परमिटिविटी अलग अलग होती है। जितने कंपोजिट मीडियम लगा रहे हैं, T1 कंपोजिट मीडियम वाला है, दूसरा T2 है, T3, ऐसे लगाते जाएंगे आप। इसके बाद देखिए मल्टीप्लेट कैपेसिटर जो होता है, मल्टीप्लेट कैपेसिटर, मल्टीप्लेट कैपेसिटर के लिए, ठीक है। तो मल्टीप्लेट कैपेसिटर के लिए क्या होता है, C इक्वल टू n-1 हो जाता है, ठीक है, n-1 इंटू एप्सिलॉन 0 A डिवाइड बाई D आपका है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर आपको कैपेसिटी बढ़ाना है,
कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाना है तो हम कैसे यूज करते हैं, मल्टीप्लेट कैपेसिटर का यूज करते हैं। ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि अगर कैपेसिटी बढ़ाना है, कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाना होता है तो हम कौन सा यूज करते हैं, तो कम मल्टीप्लेट कैपेसिटर का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखिए, सिलेंड्रिकल जो कैपेसिटर होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए देखिए सिंपल है, इसमें टू पाई एप्सिलॉन 0 L अपान 2.303 log B बाई ए हो जाएगा। अब B क्या है देखिए, B जो होता है आउटर का रेडियस और A जो है इनर का रेडियस होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, पैरेलल प्लेट का जो है कंडक्टर होता है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो उसके लिए है कैपेसिटर ऑफ पैरेलल कंडक्टर। पैरेलल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटर क्या होता है, तो उसके लिए देखिए पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r L डिवाइड बाई 2.303 log D बाई R हो जाता है, ठीक है। इतना ही आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है। देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट देखिए, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट G इक्वल टू होता है, G इक्वल टू V डिवाइडेड बाई एक्स लॉग B बाई ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है इनर पर ज़्यादा होता है कि आउटर पर ज़्यादा होता है, किस पर ज़्यादा होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट बटे में मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, उनका रेशियो जो होता है, रेशियो क्वेश्चन पूछता है इससे, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे आप देखिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये एप्सिलॉन R1 ये एप्सिलॉन R2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R1 इंटू R1। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसे न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछता है कि दो जो कैपेसिटर है उनका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है GM1 EM2 की वैल्यू इतना दिया रहेगा, रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा, तो आपसे रेडियस पहले पूछ सकता है या फिर दूसरे कैपेसिटर का रेडियस जो है पूछ सकता है, तो आप सिंपली इसको सॉल्व करके लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, स्टोर एनर्जी जो होता है, एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर क्या होता है देखिए फार्मूला, U इक्वल टू होता है 1/2 CV², और क्या होता है देखिए U इक्वल टू 1/2 Q इंटू V होता है, और एक फार्मूला होता है 1/2 Q² बाई C होता है। ये सभी फार्मूला जो है एक दूसरे से डिराइव्ड हैं, Q इक्वल टू C/V रख के आप निकाल सकते हैं सिंपली इसमें, ठीक है। कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है। देखिए कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कौन सा होता है, तो सीरीज कनेक्शन जो है, सीरीज कनेक्शन, जैसे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से आप सप्लाई वोल्टेज लगा दीजिए जो भी लगाना है, तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया आपका, ये C3 हो गया। तो पैरेलल में सीरीज कनेक्शन जो होता है रजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट होता है। इसको आप क्या करेंगे देखिए, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और भी जितने लगे रहेंगे सबको ऐसे ऐड करते जाइए, तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया। और अगर n मान लीजिए कैपेसिटी के अगर कैपेसिटर हैं सीरीज में लगे हैं, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका देखिए, C इक्विवेलेंट जो है वो आपका C/N हो जाएगा। यही चीज़ अगर पैरेलल देखिए कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन जो है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या करना है आपको देखिए,
पैरेलल में सिंपली तो पैरेलल कनेक्ट कर दीजिए। C1 C2 C3 तो पैरेलल कनेक्ट करेंगे, डायरेक्टली सीरीज के कनेक्ट इक्विवेलेंट होता है, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3, और ऐसे भी जितने ऐड रहेंगे सब उसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, पैरेलल सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगर ये n कैपेसिटी का अगर कैपेसिटर है पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसके लिए जो टोटल कैपेसिटेंस होगा तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा n इंटू C हो जाएगा। ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा इतना, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक लॉस को हम लोग देखते हैं। देखिए डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है देखिए, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होता है देखिए, ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसमें ये लॉस होता है, तो इसके लिए डाइलेक्ट्रिक लॉस जो है DL इक्वल टू, ये लिख दीजिए, डाइलेक्ट्रिक लॉस जो है क्या होता है 2πFcV² tan डेल्टा होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है 2πFcV² tan डेल्टा होता है, 2πFcV² tan डेल्टा होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक लॉस के लिए देखिए कौन कौन सा डिपेंडेंसी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होता है देखिए, डाइलेक्ट्रिक लॉस किस पर डिपेंड करता है तो क्वेश्चन पूछता है, तो ये फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बाद कैपेसिटेंस जो होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वोल्टेज जो होता है D वोल्टेज के डायरेक्ट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और D जो है वो देखिए tan डेल्टा जो है tan डेल्टा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगर स्टार और डेल्टा का कन्वर्जन जो है कैपेसिटर में अगर आप देखते हैं तो स्टार और डेल्टा का कन्वर्जन जो है, तो डेल्टा अगर है, डेल्टा मान लीजिए डेल्टा है, इसको अगर आप स्टार में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, डेल्टा है इसको स्टार में कन्वर्ट करते हैं, तो जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू C हो जाएगा आपका। अगर समान रेजिस्टेंस डेल्टा में कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस अगर समान वैल्यू के कैपेसिटेंस डेल्टा में कनेक्टेड है, उसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस का 3 गुना हो जाएगा, उसमें कैपेसिटेंस से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है ये R/3 हो जाता है, तो इसका जस्ट अपोजिट है इसमें। और अगर यही आपका स्टार में कनेक्टेड है, ठीक है, स्टार में कनेक्टेड है, उसको आप डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा आपका, ये आपका C/3 हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो दोनों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो क्यूब होता है देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आप जो कैपेसिटेंस होता है क्यूब का, क्यूब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो C डैश जो है हो जाएगा आपका, उसमें 5/6 होता है, इसमें 6/5 हो जाएगा, ठीक है, 6/5 इंटू C हो जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए आता है चार्जिंग कैपेसिटेंस जो है, चार्जिंग के लिए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखिए है, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए क्या है देखिए, पहले वोल्टेज जो होता है V इक्वल टू इक्वेशन क्या होता है, तो वोल्टेज का इक्वेशन होता है V इक्वल टू V0 1 माइनस e की पावर -t/τ होता है, ठीक है। इसके बाद वोल्टेज का हो गया देखिए, ऐसे ही चार्ज का भी सेम इसी के इक्विवेलेंट होता है, चार्ज इक्वल टू Q0 1 माइनस e की पावर -t/RC या टाउ लिख दीजिए, टाउ ही लिख दीजिए, देखिए टाउ क्या है टाइम कांस्टेंट होता है। इसके बाद जो है आपका बचा क्या करंट का, तो I इक्वल टू देखिए I इक्वल टू I0 e की पावर -t/τ, ये हो गया चार्जिंग इक्वेशन हो गया। और इसमें देखिए टाउ क्या है, टाउ जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, टाउ इक्वल टू R इंटू C होती है, ये टाइम कांस्टेंट होता है। अगर ग्राफ देखिए खींचेंगे आप, तो ग्राफ देखिए सिंपल, अगर ग्राफ इसका खींचेंगे टाइम चार्जिंग का, तो ग्राफ देखिए सिंपल, यहाँ देख लीजिए ग्राफ,
ये आपका आई हो गया, ये आपका वी और वी नॉट और क्यू नॉट हो गया, ठीक है। अगर आप वोल्टेज का खींचते हैं, देखिए वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। वोल्टेज क्या है, ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर 5 टाइम कांस्टेंट बाद ये क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ऐसे ही करंट भी है, देखिए करंट जो है यहाँ से चलता है, ऐसे घटता जाएगा और 5 टाइम कांस्टेंट बाद जो होता है लीनियर हो जाता है इनफाइनाइट काल तक, उसके बाद जो है चलता रहता है। तो ये आपका ये वोल्टेज का हो गया और ये आपका करंट का हो गया। टाइम कांस्टेंट देखिए क्या है, टाइम कांस्टेंट जो है इसकी यूनिट पूछता है, तो टाउ इक्वल टू आर सी की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, जिसका टाइम कांस्टेंट की यूनिट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन एक आध दो बार देखिए पूछा गया है कि टाइम कांस्टेंट का आप डेफिनेशन देखिए, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिए, जिसमें हम लोग टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन देखते हैं, देखिए क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर टाइम कांस्टेंट जो है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो टाइम कांस्टेंट वह टाइम होता है जिसमें कैपेसिटर की चार्जिंग करंट इनिशियल वैल्यू का 36% बचती है। जो चार्जिंग करंट होता है उसकी इनिशियल वैल्यू का केवल 36.8% बचती है, या तो चार्जिंग या कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग करंट फाइनल वैल्यू का 63.21% हो जाती है। मतलब कि चार्जिंग करंट है जिसमें हम क्या करते हैं, जो चार्जिंग करंट होती है, कैपेसिटर की चार्जिंग करंट होती है इनिशियल वैल्यू का केवल 38% बचती है, या तो डिस्चार्जिंग करंट का जो होता है, डिस्चार्ज हो रही, जैसे कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, तब उस समय का जो फाइनल वैल्यू होता है 36.21% हो जाती है। ये टाइम कांस्टेंट की डिफिनीशन होती है। और टाइम कांस्टेंट बराबर टाउ इक्वल टू देखिए आरसी होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, डिस्चार्जिंग जो है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखिए क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सिंपल देखिए उसमें क्या करना है आपको, वन जो है इसको जीरो रख देना है, वन को आप जीरो रख दीजिए, देखिए सिंपल। तो वन को जीरो रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू वी नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ, ये वोल्टेज का इक्वेशन हो गया। ऐसे ही चार्ज का इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ। और आपका करंट का इक्वेशन जो है, देखिए करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई इजकल टू माइनस आई नॉट हो जाएगा, ये बस, बाकी सब सेम रहता है। इसमें आई नॉट टी पावर माइनस टी बाई टाउ हो जाएगा। तो ये आप लोग इसको डिस्चार्जिंग का इक्वेशन भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगर आप डिस्चार्जिंग का इक्वेशन का ग्राफ खींचना चाहेंगे, देखिए तो ग्राफ जो है सिंपल धीरे धीरे डिस्चार्ज होते होते देखिए एकदम नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है अपना। तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये धीरे धीरे घटते घटते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वोल्टेज हो जाता है और चार्ज हो जाता है, और ये आपका करंट होता है, करंट घटने लगता है नेगेटिव डायरेक्शन में। और वोल्टेज होता है देखिए वोल्टेज और चार्ज जो पॉजिटिव डायरेक्शन में घटता है। इसके बाद बिहेवियर देखिए जो होता है, बिहेवियर जो है बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर, इसमें देखिए क्या है, अगर टी बराबर जीरो जो है, टी बराबर जीरो पर क्या होता है, देखिए कैपेसिटर जो होता है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है टी बराबर जीरो पर। अगर टी बराबर यही जो है इन्फाइनाइट पर आप लेंगे, तो टी बराबर इन्फाइनाइट जो होता है, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। तो कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, इतना ध्यान रखिएगा। इंडक्टर का भी चलिए, अच्छा इंडक्टर का भी लिख ही लीजिए यहीं। तो देखिए टी बराबर जो है वो जीरो पर जो होता है, टी बराबर जीरो पर इंडक्टर जो होता है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट। और टी बराबर जो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट पर जो इंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर होता है, तो डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर जो है कौन कौन से होते हैं देखिए।
टाइप ऑफ कैपेसिटर लिख दीजिए बस, टाइप ऑफ कैपेसिटर कौन कौन से होते हैं देखिए। तो पेपर कैपेसिटर जो होता है, देखिए पेपर पहला क्या है, पेपर कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर होता है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, कितना होता है देखिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डी जो है ये आपका 2 से 6 तक होता है। ठीक है, कैपेसिटर की रेंज जो होती है, कैपेसिटर की रेंज जो होती है वो आपका 0.0005 से लेके लगभग 10 माइक्रोफैरड तक जो है होती है। और वोल्टेज जो होता है देखिए, वोल्टेज जो है लगभग 100 वोल्ट से लेके 1500 वोल्ट तक, ठीक है, 1500 वोल्ट तक होता है। और यूज कहाँ करते हैं देखिए, तो एसी जो यूज है देखिए, एसी एंड डीसी दोनों पे करते हैं। ठीक है, एसी और डीसी दोनों करते हैं, पेपर कैपेसिटर हो गया। इसके बाद देखिए आता है आपका सिरेमिक कैपेसिटर जो होता है, सिरेमिक कैपेसिटर। ठीक है, सिरेमिक कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है देखिए, डीएस जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ये आपका लगभग 80 से लेके 80 से लेके 120 तक होता है। इसके बाद देखिए कैपेसिटर रेंज जो होता है, कैपेसिटर रेंज जो होता है इसका 3 पिको फैरड से लेके लगभग 2 माइक्रो फैरड तक होता है। 3 पिको फैरड से लेके लगभग 2 माइक्रो फैरड तक होता है। वोल्टेज रेंज जो होता है देखिए, वोल्टेज रेंज जो है इसका लगभग 6000 वोल्ट तक होता है, 6000 वोल्ट तक होता है। यूज कहाँ करते हैं, तो इसको भी यूज जो है बीजेटी सर्किट में, इन सब जगहों पर बाईपास कैपेसिटर एसी डीसी दोनों में करते हैं। तो एसी और डीसी दोनों में करते हैं। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। तो एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कहाँ कहाँ यूज होता है देखिए, तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो होता है इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 7 से लेकर लगभग 25 तक होती है। और ये केवल डीसी पे है, ओनली डीसी। 1 मिनट, यूज कहाँ करते हैं, तो कैपेसिटर रेंज पहले देख लीजिए, कैपेसिटर रेंज कितना होता है इसका देखिए, 1 माइक्रो फैरड से लेके मेनी थाउजेंड माइक्रो फैरड तक। वोल्टेज रेंज जो होता है देखिए, वोल्टेज कितना होता है, तो वोल्टेज इसका जो होता है लगभग 500 वोल्ट तक होता है, 500 वोल्ट तक होता है। और इसमें जो है टॉलरेंस जो होता है देखिए, टॉलरेंस जो लगभग 10% तक होता है, टॉलरेंस जो होता है ±10% तक होता है। और इसको केवल डीसी भी यूज करते हैं, ओनली डीसी पर यूज करते हैं इसको। ठीक है, इतना आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। ये कुछ करंट इक्वेशन और वोल्टेज इक्वेशन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। बाकी चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो इसमें देखिए करंट इक्वेशन जो होता है, करंट इक्वेशन देखिए क्या है, आई इजकल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। तो यहाँ से देखिए हम आई इजकल टू निकाल लेते हैं, सी इंटू डी वी बाई डी टी और प्लस वी इंटू डी सी बाई डी टी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर सी की वैल्यू फिक्स कांस्टेंट रहती है, सी कांस्टेंट होता है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, तो केवल हमको मिलता क्या देखिए, आई जो है करंट इक्वेशन जो है, आई इक्वल टू क्या मिल जाता है हमको, सी इंटू डी वी बाई डी टी। ये आपका करंट इक्वेशन होता है। ठीक है, और वोल्टेज इक्वेशन जो है देखिए नेक्स्ट है वोल्टेज इक्वेशन। ठीक है, वोल्टेज इक्वेशन क्या है देखिए इसमें, तो वोल्टेज इक्वेशन के लिए सिंपल आप जानते हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से सी इंटू डी वी बाई डी टी होता है। तो यहाँ से आप वोल्टेज इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ डी टी। ये वोल्टेज इक्वेशन होता है आपका। इसके बाद आपका आता है देखिए पावर इक्वेशन जो है, पावर इक्वेशन। ठीक है, तो पावर इक्वेशन के लिए आप लोग जानते हैं कि पावर के लिए क्या होता है, तो पावर के लिए P इंटू वी आई होता है, P इक्वल टू, तो वी आई के लिए सिंपल क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का। देखिए यहाँ पर आप पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है, तो वोल्टेज इक्वेशन करंट इक्वेशन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको,
P इक्वल टू सी भी डी वी बाई डी टी आ जाएगा। ये आपका पावर इक्वेशन हो गया। एनर्जी का आप लोग देख ही लिए हैं। एनर्जी जो होता है, एनर्जी क्या होता है देखिए, एनर्जी क्या होता है, यू जो है, यू इक्वल टू क्या होता है 1/2 हाफ सी वी स्क्वायर, 1/2 हाफ क्यू भी और हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ये आपका एनर्जी इक्वेशन हो गया। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन आप कैप्चर जो होता है, कैप्चर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो वो आप लोग सिंपली जानते हैं कि जैसे आपका पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज कहाँ करते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में। और कहाँ करते हैं देखिए, ट्यूबलाइट में, ट्यूबलाइट में करते हैं। और कहाँ करते हैं, लैंप में, सोडियम वाइपर लैंप जैसे होते हैं इन सब में, सोडियम वाइपर लैंप में, सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में, सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में। और कहाँ करते हैं, हाँ सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने, देखिए सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। और कहाँ करते हैं, एसी ब्रिज में भी करते हैं। देखिए एसी ब्रिज में, फिल्टर में, चोक में, ट्रांजिस्टर में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में, स्टैटिक वोल्टमीटर में। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, आप कितना ऐसे बताएं, रेडियो रिसीवर में, जैसे रेडियो इंटरफ्रेंस में। हाँ एक और है देखिए, इलेक्ट्रिक जो रिले होता है, रिले में, इसमें रिले में किया जाता है। तो ये सभी इसके हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, ग्रुप में शेयर कीजिए। यही हम लोगों को मोटिवेशन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो कैसा लगता है आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।